कर्नाटक की अलंद विधानसभा में लगभग 6000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का प्रयास ऑनलाइन तरीके से किया गया। वहां की सीआईडी जांच करने निकली। उसने चुनाव आयोग से बहुत सारी जांच संबंधी चीजों की डिमांड किया, मगर चुनाव आयोग ने 18 लेटर मिलने के बाद भी जांच में सहयोग नहीं किया। इसी तरह का आरोप पिछले दिनों राहुल गांधी ने लगाया और कहा कि चुनाव आयोग वोट चोरों को बचा रहा है। जाहिर सी बात है, कहां तो चुनाव आयोग खुद ही ऐसे गलत प्रयास करने वालों को पकड़ता, उल्टे वो सीआईडी की मदद नहीं कर रहा है तो यही कहा जाएगा कि चोरों को बचा रहा है। वैसे तो पता सबको है कि चोर कौन है, कौन चोरी करवा रहा है, किसके इशारे पर यह सब हो रहा है, मगर फिर भी एक संदेह था, खुलकर कह पाना जरा मुश्किल लग रहा था। लेकिन अभी बिहार से जो रिपोर्ट सामने आई है वो बता रही है कि देश भर में वोट चोरी कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, कौन है जो कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश और अब बिहार में वोट चोरी नहीं बल्कि वोटों की डकैती कर रहा है, करवा रहा है। और निशाने पर है देश के मुसलमान। इसमें दलितों का नंबर भी है, मगर पहले नंबर पर मुसलमान है। जानते हैं वोट चोरी कौन कर रहा है, कौन है वो डकैत? हालांकि ये जवाब देने की जरूरत नहीं है, मगर सुन लीजिए। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ये रिपोर्ट बता रही है कि वोटों की डकैती करने का जो प्रयास हो रहा है वो भाजपा की तरफ से हो रहा है और इन्होंने बाकायदा ढेर सारे सबूत भी प्रस्तुत किए हैं। बिहार की एक विधानसभा सीट से लगभग 80,000 मुस्लिम वोटों के नाम हटाने के लिए पूरा का पूरा भाजपाई सिस्टम लगातार प्रयास कर रहा है और अब तो बाकायदा भाजपाइयों के लेटर पैड पर लिखे पत्र पकड़े जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक विधानसभा से लगभग 80,000 यानी पूरी की पूरी मुस्लिम आबादी को ही वोटिंग के अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया है। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि केंचुआ ने ऐसे प्रयास करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अभी कल ही हमने उत्तर प्रदेश की कुंदर की विधानसभा सीट का जिक्र किया था कि कैसे वहां पर बड़ी संख्या में मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया। जहां बीजेपी की जीत असंभव है वहां प्रचंड जीत हासिल होती है। नहीं देखे हैं तो ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा, खोपड़िया चकरा न जाए तो कहिएगा। कल भी हमने देश की न्यायपालिका से सवाल किया था, पहले भी किया है और आज फिर से दोहरा रहे हैं कि बाबा साहेब ने, गांधी, नेहरू, पटेल ने, हमारे तमाम पुरखों ने, जिन्होंने संविधान बनाया, भारत को लोकतंत्र दिया, उन्होंने सभी को एक वोट का अधिकार दिया है। साफ साफ कहें तो लोकतंत्र में वोटिंग राइट से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि यदि आप वोट नहीं डाल पाएंगे, अपनी मर्जी की सरकार नहीं बना पाएंगे तो फिर बाकी कोई भी अधिकार आपको मिलेगा ही नहीं। समझने वाली बात यह है कि भारत की आजादी से पहले ही आरएसएस के लोग चाहते थे कि मुसलमानों को बराबरी का अधिकार न मिले, नागरिक अधिकार न मिले, उन्हें गुलामों की तरह रखा जाए। हालांकि ऐसी विचारधारा वालों की मंशा तो दलितों और महिलाओं इन सब के खिलाफ थी, इसी तरह की थी, गुलामों वाली। मगर मुसलमान तब भी पहले नंबर पर था और आज भी है। मगर सवाल यह है कि जब संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है और उसी संविधान ने सुप्रीम कोर्ट बनाया, कहा कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा करेगी, तो फिर न्यायपालिका कर क्या रही है? क्या भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भाजपा नेताओं के साथ घूमने फिरने, ठहाके लगाने से फुर्सत नहीं मिल रही है? क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि देश में किस तरीके से वोट डकैती हो रही है, किस लेवल पर चोरी हो रही है? और जिस लेवल पर चोरी हो रही है इसे चोरी कहना अब वाजिब नहीं लगता, इसे तो डकैती ही कहा जाना चाहिए, बल्कि उससे भी भारी भरकम कोई शब्द हो तो बताइएगा। मगर सबसे ज्यादा शर्मनाक और चिंताजनक बात यह है कि न्यायपालिका केंचुआ से भी ज्यादा सत्ता के चरणों में लोटी हुई नजर आ रही है, वरना इतने गंभीर आरोपों के बाद तो कम से कम स्वतः संज्ञान हो ही जाना चाहिए था। अभी रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जो रिपोर्ट आई है, जो आज ही पब्लिश हुई है, एकदम ताजा, हम लोग उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिएगा किस तरीके से भाजपा के विधायक के लोग और तमाम भाजपाई लेटर लिख लिख के हजारों मुसलमानों को विदेशी बताकर उनका नाम कटवाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल करने पर आरजेडी पर आरोप लगाते हैं कि वो हिंदुओं का नाम कटवा रही है, लेकिन सबूत देने में नानी याद आ जाती है, भाग जाते हैं। वैसे एक बात जरा ध्यान दीजिए, हाल ही में जब पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से बाबरी मस्जिद मामले में सवाल किया गया कि हिंदू पक्ष ने जब मस्जिद को तोड़ा तो उनके खिलाफ ये मामला क्यों नहीं गया, ये तो अपवित्र काम है, तो चंद्रचूड़ ने जवाब दिया कि इससे पहले यानी सैकड़ों साल पहले कथित रूप से मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया था, यानी अपवित्रता की शुरुआत वहां से हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में कहा भी था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई प्रमाण नहीं है। ये चंद्रचूड़ भी उसी का हिस्सा थे फैसला देने में। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रचूड़ ने भी वही तरीका अपनाया जो बीजेपी आरएसएस के लोग लगातार अपनाते हैं, और अभी बिहार में मुसलमानों का वोट काटने के मामले में भी भाजपा के विधायक ने वही तर्क अपनाया है अपने बचाव के लिए। चंद्रचूड़ की बात भी झूठी थी कथित रूप से, और भाजपा विधायक की बात भी झूठी है, क्योंकि सबूत देने की हिम्मत नहीं हो रही है। कौन किस विचारधारा का है, किसके लिए काम कर रहा है, किसकी चाटुकारिता कर रहा है, किसका गुलाम है, समझने
समझना बहुत कठिन नहीं है। वैसे एक बात बताएं, बिहार के लिए भी विश्वगुरु ने वही प्लान सेट कर लिया है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया गया था। ये प्लान देखकर ऐसा लग रहा है कि परिणाम भी वही आ सकता है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आया, अभूतपूर्व। प्लान क्या है उस पर भी बात करेंगे, परिणाम क्या हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, और वोट चोरी वाले मामले को तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वरना जैसी गतिविधियां चल रही हैं भारत का लोकतंत्र कागज पर भी नहीं बचेगा। हकीकत में कितना बचा है वो तो आप देख ही रहे हैं। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लिए आयुषी कर और विष्णु नारायण ने वोट चोरी के गजब के मामले का पर्दाफाश किया है। बिहार में एक निर्वाचन क्षेत्र है ढाका, ये बांग्लादेश वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये बिहार का ढाका है, जहां पर 80,000 मुस्लिम वोटरों को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए भाजपाइयों ने बार बार चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और कहा है कि 80,000 मुस्लिम भारतीय नहीं है, इनको लिस्ट से बाहर कर दीजिए। भाजपा के लोगों ने मुसलमानों का नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग के ERO यानी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखित आवेदन प्रस्तुत किए, यानी बाकायदा पत्र लिख लिख कर पूरी लिस्ट दी गई कि फला फला मुसलमान का नाम हटा दीजिए, और इनमें किन किन मुसलमानों का नाम है वो देखना बड़ा जरूरी है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अमृत काल की ये योजना अद्भुत है, दुनिया में कहीं भी कभी भी नहीं हुई होगी जो हमारे विश्वगुरु के अमृत काल में हो रही है। इस निर्वाचन क्षेत्र यानी ढाका से जो विधायक है उनका नाम है पवन कुमार जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी से हैं। इनके निजी सहायक के नाम से आवेदन दिया गया और दूसरा आवेदन पटना स्थित भाजपा के राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पर दिया गया, यानी ऐसा नहीं है कि एक जगह से प्रयास, ये बीजेपी लेवल का प्रयास है मुसलमानों का वोट काटने का, जैसा कि ये रिपोर्ट बता रही है। इसमें केंचुआ का कैसा रोल रहा है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। इन लोगों ने जो लेटर लिखा, जो प्रयास किए हैं मुसलमानों के नाम काटने के, उसमें कितना सफल होंगे ये तो 1 अक्टूबर को ही पता चलेगा। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिपोर्ट बता रही है कि भाजपा द्वारा जिला निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, जो कि किसी जिले में चुनाव आयोग का अधिकारी होता है सबसे बड़ा, उनके पास जितनी भी याचिका पहुंची थी नाम हटाने के लिए वो सारे नाम मुस्लिम थे। हर एक याचिका भाजपा की ओर से BLA ने हस्ताक्षर किया था और उसमें यह भी कहा गया कि ये जो एप्लीकेशन दे रहा हूं ये पूरी तरह से सत्यापित है। अगर मेरी घोषणा झूठी है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के दंडात्मक प्रावधानों से अवगत हूं, यानी मुझे पता है कि अगर मैं गलत दावा करूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर मैंने गलती की है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कानून की धारा 31 कहती है कि मतदाता सूची में हेरफेर के लिए गलत और झूठे प्रयास करना, दावे करना दंडनीय अपराध है, यानी झूठ बोलकर किसी का नाम हटवाना या जुड़वाना अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि BLA ने यह नहीं लिखा है कि उनकी पार्टी इन मुस्लिम नामों को क्यों हटाना चाहती है, जबकि कारण बताना जरूरी होता है। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ BLA और भाजपा को संदेह का लाभ दिया जा सकता है कि वोटर लिस्ट में कुछ गलत नाम शामिल थे जिन्हें हटाना चाहते थे, क्योंकि कारण नहीं बताया गया, यानी सारी प्लानिंग पहले से है। यहाँ एक दिन में 10 नाम को हटाने का या संशोधन करने का मामला था, 13 दिन में 130 नामों की सिफारिश की गई। अब सुनिए, जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख आ गई तो ERO के पास एक लेटर पहुंचा। ये लेटर ढाका निर्वाचन क्षेत्र के बूथ स्तर पर भाजपा के एक एजेंट धीरज कुमार के हस्ताक्षर से लिखा गया था। ये धीरज कुमार कौन है जानते हैं? धीरज कुमार हैं ढाका BJP विधायक के निजी सहायक। जरा ध्यान से सुनिए, इस एप्लीकेशन में कहा गया कि जो लोग जनवरी 2025 तक वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं थे उन्हें निवास प्रमाण पत्र सहित चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए कई दस्तावेज प्रमाण दिए बिना ही लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, इनका नाम हटा दीजिए। मगर इस बार जो लिस्ट दी गई वो 10, 20, 50 या 200-400 लोगों की नहीं थी, बल्कि 78,384 वोटरों के नाम हटाने के लिए भाजपा विधायक के निजी सहायक ने पत्र भेजा था। यानी आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी दिन भाजपा के लोगों ने 78,384 वोटरों का नाम हटाने के लिए आवेदन किया, वो भी पूरे सिस्टमेटिक ढंग से, यानी नाम, EPIC नंबर सब कुछ व्यवस्थित करके दिया गया था। यानी जैसा कि हाल ही में कर्नाटक वाले मामले में राहुल गांधी ने कहा कि ये व्यक्तिगत प्रयास नहीं है बल्कि संगठित तरीके से कॉल सेंटर लेवल पर किया गया है, कुछ वैसा ही प्रयास यहाँ भी नजर आ रहा है। और सुनिए, इन्हीं 78,384 नामों को हटाने के लिए एक दूसरा पत्र भी आया, और ये वाला पत्र था भाजपा के राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पर तथा पटना स्थित चुनाव अधिकारी यानी CEO को पत्र भेजा गया, जो कि बिहार में चुनाव आयोग का सबसे बड़ा अधिकारी है। यानी जिले से लेकर राजधानी तक हर जगह एक विधानसभा क्षेत्र से 78,384 नामों को हटाने का प्रयास किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिले लेवल पर जो नाम हटाने का प्रयास किया गया उसमें कहा गया कि इन लोगों का नाम बिना कागज के जोड़ दिया गया है, जबकि पटना में भाजपा के लेटर हेड पर जो वोट काटने का प्रयास किया गया उसमें कहा गया है कि ये जो 78,384 मुस्लिम वोटर हैं ये भारत के नागरिक ही नहीं है, यानी ये विदेशी नागरिक है।
सोचिए चल क्या रहा है। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चुनाव आयोग के मुखिया से पूछा गया कि क्या कोई विदेशी नागरिक बिहार में मिला है, तो ज्ञानेश कुमार कहने लगे कि अभी 15 दिन बाकी है, जो मिलेगा उसको सबूत देना पड़ेगा। हालांकि जो लगभग 15 दिन बीत गए थे उसके बारे में ज्ञानेश कुमार कुछ नहीं बोल पाए, बता नहीं पाए कि एक को पकड़ा गया कि नहीं। यानी चुनाव आयोग को अब तक एक भी विदेशी नागरिक बिहार में नहीं मिला। मगर भाजपा, खुद नरेंद्र मोदी, इनके तमाम नेता बिहार में जाकर घुसपैठियों की बात करते हैं। पूरा प्लान यही है कि घुसपैठियों के नाम पर मुसलमानों का वोट काट दीजिए और चोरी के माध्यम से कुर्सी कब्जा लीजिए, अन्यथा जिला से लेकर राजधानी तक एक विधानसभा क्षेत्र से लगभग 80,000 वोटरों को हटाने का प्रयास कैसे हो सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी लोकेश के नाम पर यह पत्र सीईओ को दिया गया और जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लोगों ने इसके बारे में पता लगाना चाहा तो भाजपा वालों ने कह दिया कि हम किसी लोकेश को जानते ही नहीं है। बड़ी पुरानी चाल है, गुमनाम के नाम से लेटर डाल दो, जुगाड़ सेट हो गया तो ठीक ठीक, अगर पकड़ा गए तो कौन पकड़ा जाएगा, नाम ही नहीं पता है। अपने लोगों का रजिस्टर ही मत बनाओ, क्योंकि गलत ही काम करना है। कोई पकड़ा गया तो कह देंगे कि ये हमारी पार्टी का नहीं है, हमारे संगठन का नहीं है, ये हमारा आदमी नहीं है, हम तो जानते ही नहीं है। कहाँ लिखा है बताओ? ये खतरनाक षड्यंत्र किसका है बताने की जरूरत नहीं है, किस संगठन का है ये तो आप जानते ही हैं। मगर यहाँ समझने वाली बात यह है कि पत्रकारों ने जब भाजपा के संगठन अध्यक्ष सुनील साहनी से बात की तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम हटाने की बात हो रही है वे भारत के नागरिक नहीं है, नेपाल और बांग्लादेश से यहाँ पर आके बस गए। जरा सोचिए, भारत का नागरिक कौन है कौन नहीं है इसका फैसला गृह मंत्रालय करता है, मगर आप चुनाव आयोग भी करने लगा है और वो खुद न करके ऐसा लगता है कि भाजपाइयों को नागरिकता का फैसला करने का अधिकार दे दिया है। तो ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि कौन भारतीय है नहीं है, एक विधानसभा में 78,384 मुसलमान इनको मिल जाते हैं जो विदेशी हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर विदेशी लोग बिहार में आकर बसे हैं तो क्या भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को चुल्ली भर पानी ढूंढ नहीं लेना चाहिए? रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दावा किया है कि हमने उन वोटरों का नाम और पहचान पत्र वाली लिस्ट देखी है जिसे भाजपा के लोग अवैध प्रवासी कह रहे हैं। इस लिस्ट में लगभग सारे नाम मुसलमानों के हैं। जब चुनाव आयोग के अधिकारियों से सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, इस तरह की शिकायत तो मिली है, बेहद गंभीर दावे किए गए हैं। जब पूछा गया कि आप इस पर क्या कर रहे हैं तो जवाब मिला कि समय के हिसाब से सब कुछ होगा, यानी इंतजार करिए, 1 अक्टूबर को जब लिस्ट आएगी तो पता चलेगा। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लोगों ने जब भाजपा विधायक पवन जायसवाल से बात करने की कोशिश की, उनके ऑफिस गए तो विधायक के लोगों ने बार बार चीज़ों को टालने का प्रयास किया, विधायक से बात नहीं करवाते थे। अंततः बात हुई, मगर एक बार जब बात हुई तो विधायक का सवाल ये था कि दिल्ली को हमारे स्थानीय मामलों में क्या दिलचस्पी, यानी भाजपा विधायक स्थानीय स्तर पर जनता के अधिकार लूट लें, चुरा लें, वोट चोरी कर लें, डकैती कर लें और कोई सवाल न करे। पत्रकारों की तरफ से ढेर सारे सवाल भाजपा विधायक को दिए गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जाहिर सी बात है, जवाब देने से भागता कौन है, सबूत देने से भागता कौन है? जिसके मन में चोर होता है, जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है। ढाका में कई अन्य दलों के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए ये जानकारी मिली है कि अन्य दलों को ये पहले से पता चल गया था कि बीजेपी मुसलमानों के वोट बड़ी संख्या में कटवाने के चक्कर में लगी हुई है। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि 40,000 लोगों का एक और लिस्ट भी दिया गया है चुनाव आयोग को नाम काटने के लिए, और ये उन लोगों ने दिया है जिनका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। हालांकि वो लिस्ट देखने के लिए मिल नहीं पाई है। ढाका के भाजपा विधायक ने मीडिया के सामने आरोप लगाया था कि आरजेडी ने भी 40,000 वोटरों को फर्जी बताया है। उन्होंने एक लिस्ट भी दिखाई, मगर जब उनसे कहा गया कि ये लिस्ट हमें भी दे दीजिए, एक फोटोकॉपी दे दीजिए, तो भाजपा विधायक ने मना कर दिया। सवाल है कि इनकी तरफ से जो 80,000 नाम काटने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्या उन आरोपों को आरजेडी पर आरोप लगा देने से हल्का किया जा सकता है? क्या किसी एक व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगे तो वो कह सकता है कि फलाना तो चोरी किया है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती माफ हो गई, और यदि दूसरे ने भी चोरी किया है तो उसका सबूत देना चाहिए, भागने की जरूरत क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो भाजपा विधायक एक विधानसभा क्षेत्र से या उनके लोग लगभग 80,000 मुसलमानों के नाम कटवाना चाहते हैं, यानी उनका सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार छीन लेना चाहते हैं, वो विधायक कार्य के दौरान विधायक रहते हुए मुसलमानों के प्रति कैसी मानसिकता रखता होगा? क्या वो उन्हें बराबर के नागरिक के रूप में कभी देख सकता है? पत्रकारों ने चुनाव आयोग के लिए काम करने वाले तमाम अधिकारियों को भी ढेर सारे सवाल भेजे, मगर ये रिपोर्ट आने तक कोई जवाब नहीं मिला था। समझने वाली बात यह है कि बीएलए को एक दिन में 10 वोटरों के डेटा में बदलाव करने की परमिशन है, मगर ईआरओ के पास स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही करने का विवेकाधीन अधिकार है, यानी वो जो चाहे जितना चाहे कर सकता है। बिहार में पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के साथ 1 दशक से भी ज्यादा वक्त तक काम कर चुके एक राजनीतिक सलाहकार ने बताया कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीतिक पार्टियों का कर्मचारियों के साथ मिलकर वोटर्स की एक लिस्ट साझा करना आम बात है, जिसके आगे की जांच की जरूरत होती है। मगर आमतौर पर यह 1000-2000 वोटरों को लेकर बात सामने आती है, लेकिन ढाका में जो हो रहा है यह अभूतपूर्व है। यहाँ एक पार्टी ने मुस्लिम मतदाताओं की लगभग पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। बिहार के एक पूर्व चुनाव आयुक्त
आयुक्त ने स्वीकार किया है कि इस तरह से हेराफेरी की कोशिशें अक्सर की जाती रही हैं। जो सत्ता में है उनका पलड़ा भारी होता है, क्योंकि ईआरओ और बूथ स्तर के अधिकारियों पर अपना प्रभाव जमा पाते हैं और बेईमान नेता ये सब काम कर लेते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जो ढाका सीट है वहां मुस्लिम और यादवों की अच्छी खासी आबादी है। पहले कांग्रेस और इसके बाद ये आरजेडी का गढ़ रहा है। 2010 में भाजपा के पवन जायसवाल यहां पहली बार चुनाव जीते थे, जिसमें उन्हें मुस्लिम मतदाता का भी समर्थन मिला था, लेकिन 2015 में हार गए। 2020 में फिर से जीते और इस बार कथित रूप से अद्भुत खेला करने में जुट गए हैं। शायद मुस्लिमों के खिलाफ वाले नैरेटिव से जीतना चाहते होंगे। शायद अब लग रहा होगा कि मुसलमान पहले तो वोट दे दिए थे, लेकिन अब अमृतकाल में नहीं देंगे, क्योंकि नफरत का लेवल हद से ज्यादा हो गया है। और अगर मुसलमान इनको वोट नहीं देंगे तो मुसलमानों का वोट देने का अधिकार ही छीन लो। ध्यान रखिए कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में मात्र 10,114 वोटों से भाजपा का उम्मीदवार यहां जीत पाया था और कुल वोट पड़े थे 2 लाख के आसपास। अब सोचिए कि 2 लाख वोट पड़ते हैं और वहीं पर 80,000 लगभग वोट हटाने के यानी अवैध घोषित करने की प्लानिंग चल रही है, यानी 40% वोट एक साथ गायब। तो परिणाम कैसा होगा? वही जो यूपी के कुंदरकी में देखने को मिला उपचुनाव वाला। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लोग फुलवरिया ग्राम पंचायत में पहुंचे, जो कि भाजपा विधायक पवन जायसवाल का गांव है और भाजपा का गढ़ बताया जाता है। जायसवाल की शिकायत में भाजपा के इस गांव से ही 900 मुस्लिम मतदाताओं को विदेशी बता दिया गया है। सोचिए, भाजपा विधायक अपने ही गांव के 900 मुस्लिम वोटरों को विदेशी बता रहे हैं, जबकि पूर्व में मुसलमानों ने इनका समर्थन भी किया था, इनको वोट दिया था। जायसवाल के घर से खाली 1 किलोमीटर दूर फुलवरिया गांव के सरपंच फिरोज आलम रहते हैं। इनका और इनके पूरे परिवार का नाम काटने के लिए एप्लीकेशन दिया गया है। सरपंच फिरोज आलम कह रहे हैं कि मेरा परिवार कई पीढ़ियों से इस गांव में रहता है। मैंने स्थानीय पंचायत चुनाव लड़ा है। अगर मैं भारत का निवासी नहीं होता तो क्या मैं चुनाव लड़ पाता? अब भाजपा ने मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के नाम संदिग्ध बताकर हमें लिस्ट से बाहर करने का प्रयास किया है। पत्रकारों ने कई गांवों में जाकर लोगों से बातचीत किया और एक अन्य गांव में भी 5,000 से ज्यादा लोगों के नाम मिले जिन्हें विदेशी बताया गया है भाजपा की तरफ से। अब कुल मिलाकर 1 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट जारी करेगा तब पता चलेगा कि ढाका के लगभग 80,000 मुस्लिम वोटरों को उनका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, संवैधानिक अधिकार मिलेगा या छीन लिया जाएगा। यानी वो वोट डाल पाएंगे या भाजपाई और केंचुआ की साजिश के अंतर्गत विदेशी नागरिक बता दिए जाएंगे। वैसे यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, बिहार को लेकर हुजूर ने कथित रूप से वो वाला प्लान भी सेट कर लिया है, जिसके तहत पहले मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र में कथित खेल हुआ। इन दोनों ही राज्यों में जमीन पर जो स्थितियां थीं चुनाव से पहले, कोई भी ये कह नहीं सकता था कि भाजपा की ऐसी जीत हो सकती है। महाराष्ट्र में तो हार की कल्पना की जाती थी, मगर अभूतपूर्व जीत बीजेपी ने हासिल किया। कैसे किया, इसे लेकर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बहुत सारे आरोप लग चुके हैं। मगर समझने वाली बात यह है कि जीत के बाद गोदी मीडिया और उस पर बैठने वाले बहुत सारे पैरोल वाले लोग ये दावा करने लगते हैं कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना ने कमाल कर दिया, महाराष्ट्र में महिलाओं को पैसा देने वाली दूसरी योजना ने कमाल कर दिया, अचानक सारी महिलाएं पलटी मार गई पैसा लेके। यानी कथित वोट चोरी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, इन सारी बातों से ध्यान हटाने के लिए ये बताया जाने लगता है फला योजना में महिलाओं को पैसा मिला और महिलाएं पलट गईं। अब ऐसा लग रहा है कि बिहार को लेकर भी वही कहानी बना दी गई है। बिहार में 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। अब जमीन पर चाहे जितनी नाराजगी हो, 3, 5, 18 करके चुनाव जीत लिया जाए तो फिर गोदी मीडिया यही दावा करेगा कि बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार मिल गया, सब ने जम के भाजपा को वोट दे दिया। सवाल यह है कि क्या बिहार की महिलाओं को बिका हुआ यानी अपना वोट बेचने वाला बताने के लिए ये सारा प्लान किया गया है? अगर वाकई बिहार की महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए ये सहयोग किया गया है तो आप जरा बताइए कि 10,000 रुपए में कौन सा उद्यम शुरू होता है? और अगर उद्यमी बनाना ही था तो लगभग 2 दशक से यहाँ पर बिहार में बीजेपी और नीतीश की सरकार है, अब तक याद नहीं आया था कि महिलाओं को पैसा देकर उनको उद्यमी बनाना है। कुल मिलाकर बात वही है कि तमाम तिकड़मों को शामिल करके पहले चुनाव जीत लो और फिर कह दो कि फला फला योजना ने जनता को लाभ दिया और जनता पलटी मार गई, जनता बिक गई। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 1 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट आएगी और उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान कर देगा। दोनों काम आनन फानन में शुरू हो जाएंगे। वोटर लिस्ट को लेकर जो गड़बड़ियां हैं, जो आरोप लगेंगे, उन पर कुछ हुए बिना ही चुनाव होने लग जाएगा। सब चुनाव लड़ने और प्रचार में व्यस्त हो जाएंगे। पूरा प्लान अब तक यही नजर आ रहा है। बाद में कह दिया जाएगा कि अदालत चले जाओ तुमको शिकायत है तो, और अदालत में क्या हो रहा है ये हम सबको पता है। अदालत कहेगी कि ले लो तारीख, अगले 5 साल इंतजार करते रहिए, फिर अगला चुनाव आ जाएगा। वैसे इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए।